जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल फोकस द फ्यूचर। आज हमारे मेहमान हैं सैयद मुजाहिद अली नकवी साहब, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी हैं। और आज हम इनसे कुछ सोशल इशू पे बात करेंगे, मुस्लिम मसाइल को लेकर, जो राजस्थान में मुसलमानों को लेकर जो समस्याएं चल रही हैं, जो समस्याएं पैदा की जाती हैं, और कई ऐसी समस्या है जो मुस्लिम एरियो के अंदर जिन पे काम बहुत धीमे करा जाता है, उन पे जनरल इशू पे बहुत सी गतिविधियां की जाती हैं। तो आज आइए, आज आपसे मिलाते हैं। हमारे पास है जनाब सैयद मुजाहिद अली नकवी साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। या, सबसे पहले तो ये बात है, राजस्थान में जो मुस्लिम समुदाय है उसके मसाइल क्या हैं? देखिए, राजस्थान में मुस्लिम मसाइल दो तरीके के हैं। एक वो तरीका है जो हमारे सरकार के दिए हुए मसले, एक वो मसला है जो हमारा इंटरनल मसला है, वो मसले हमारे खुद के पैदा किए। दो तरीके का, और हम दोनों मसाइल से परेशान हैं। उस परेशानी में सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ पर आता है, वो बिल्कुल साफ है, तालीम का मसला। जी। सरकार की कमी है कि वो मुस्लिम इलाकों में अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज या अच्छी चीजें नहीं बन पाती। और इंटरनल मसला है कि हमारे खुद के बच्चे पढ़ाई के शौक नहीं रखते, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। पहले से 5वीं तक हमारा अच्छा रजिस्ट्रेशन मिलेगा, 5वीं से 8वीं तक भी ठीक ठाक रहेगा। कुछ बच्चे 8वीं के बाद ड्रॉप आउट शुरू कर देंगे, कुछ बच्चे 10वीं के पास शुरू कर देंगे। और चूंकि सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि ड्रॉप आउट में हम सर-ए-फहरिस्त हैं, हमारे बच्चे। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, ये तो सरकार जाने के, सरकार की भी कमी है। दूसरा, हमारी खुद की भी कमी है कि हमारे बच्चों को सहूलियतें हम फराहम नहीं करा पाते कि बच्चों को घर के लिए चाहे रीडिंग हो, चाहे उसके पूरी बुक्स हो, या उसके और भी जो पढ़ाई के चीजें चाहिए, वो उसकी कमी। तो कुछ तो सरकार की कमी है कि वो मुस्लिम मोहल्लों में स्कूल, लाइब्रेरी, कॉलेजेस ये नहीं खोलते, और कुछ हमारी कमी है कि हमारे बच्चे रुचि नहीं रखते, पढ़ने में ड्रॉप आउट हो जाते। तो एक सबसे बड़ा पहला मसला था हमारा तालीम का। तालीम को लेकर जो सबसे ज्यादा आवाज उठती है मुस्लिम वो कॉलेजेस की, इदारे, हाँ, मुस्लिम इदारों की अगर सबसे ज्यादा आवाज उठती है तो उसकी वजह ये बताते हैं कि बहुत सी लड़कियां जो हिजाब पहनकर एग्जाम देना चाहती है, उनको एग्जाम देने से रोका जाता है, और वो कई अपनी साल बर्बाद कर देती है, लेकिन वो हिजाब नहीं उतारती है, एग्जाम से लौट जाती है। इसी मुद्दे को लेकर कई जगह मुस्लिम यूनिवर्सिटी या मुस्लिम कॉलेज की आवाज उठी थी। वो कहाँ तक आप उसको कैसे समझते हैं? देखिए, मैंने बताया ना कि कुछ तो सरकार की कमी है, कुछ हमारी कमी है। बेशक इस्लाम हमारे लिए पहले, जी। हाँ, और हम पहले मुसलमान, मुस्लिम भारतीय हैं, हम इंडियन है, नो डाउट। कि हमारा एक देश का मसला है, देश हमें जान से प्यारा है, लेकिन हम हमारा जो मजहब है उसे हम नहीं छोड़ सकते। ये हमारा आइन, हमारा संविधान खुद इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने मजहब को, अपने धर्म को अपने तरीके से कर सकते हैं। जब आइन हमारा हमें इख्तियार दे रहा है कि हम हमारे मजहब पे चल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिजाब एक ऐसा मसला है, आप जब उठा के देखेंगे हिंदुस्तान की तारीख तो हमारे पुराने जितने भी लोग थे, सब औरतें घर के ऊपर ओढ़नी ओढ़ना बहुत शान समझते थे। आप चाहे राजपूतों में चले जाएं, चाहे गैर मुस्लिमों में, हिंदुओं में, किसी भी अच्छे खानदान की औरतें जो होंगी, जो तरबियत याफ्ता होंगी, जिनमें सामाजिक चेतना होगी, वो यकीनन अपने ऊपर, सर के ऊपर दुपट्टा रखेंगे, अपने सर को ढक के रखेंगे। तो ये तो चूंकि अब आजकल ताज्जुब का मसला है, हिंदू मुसलमान का मसला है, लोग कुछ ना कुछ इस तरीके की खुराबातें पैदा करने चाहिए, चाहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ खुराबातें होते रहे, और राजनीतिक जो लोग हैं वो उसका फायदा उठाते रहे। ये मसला है। नहीं, इन मुस्लिम मसाइल के अंदर जो मुस्लिम समुदाय है वो क्या रोजगार की आर्थिक तंगी से जूझ रहा है? यकीनन जूझ रहा है। उसकी वजह है तो कि ताज्जुब तो है, बात बहरहाल ये है कि कुछ तो सरकार की नजरअंदाजी, और उससे ज्यादा हमारी खुद की नजरअंदाजी। हम लोग कारोबार को कहाँ ध्यान से करते हैं, हम कहाँ नौकरियों में जा पाते हैं, क्योंकि वही वजह आ जाती है कि उतनी काबिलियत हम में होती नहीं, उतने हम पढ़े लिखे होते नहीं। हाँ, एक वक्त था कि हम तिजारत के अंदर, चूंकि हमारे पास हुनर था, हमारे पास कारीगरी थी, हमारे पास हस्तशिल्प कला थी, चाहे वो जवाहरात की कला से ले लो, चाहे वो पतंग बनाने की कला से ले लो, चाहे नील गौरव में चुन्नी की कला ले लो। ये कला थी अपने हाथ के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग पैसा कमाते थे। लेकिन धीरे धीरे बच्चों का शौक इससे भी खत्म होता गया, और वो अपने और जो दुनियाई एतबार से अपने कारोबार में, कोई मोटरसाइकिल का कारोबार कर रहा है, क्योंकि असल हुनर बात अब नहीं रही। इस वजह से भी मुसलमानों में गिरावट आ रही है, नौकरियां मिलती नहीं, जाएं तो जाएं कहाँ।
ये जो सियासी गलियारों के अंदर मुसलमानों को जो कम अहमियत दी जाती है, क्या ये उसकी भी एक वजह हो सकती है? यकीनन, बिल्कुल उसकी भी एक वजह है कि सियासी नजरअंदाजी, मुसलमानों को लेकर सियासी नजरअंदाजी जो होती है, होता है उनमें। लेकिन उससे बड़ी कमी मैं आपको बता दूं, हमारे खुद की, कि हमें उतनी काबिलियत होना चाहिए ना। आज आईएएस एग्जाम होते हैं, उसमें तो कौन रोकता है आपको? वहाँ किसी भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि वहां भेदभाव होता होगा। जो काबिल होगा यकीनन वो आएगा। तो काबिलियत तो आप पैदा करें। मैं आईएएस तो बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ, एक क्लर्क का जो कंपटीशन होता है, एक टीचर का जो कंपटीशन होता है, एक चपरासी का जो कंपटीशन होता है, हम वहां तक फाइट नहीं कर पाते। फिर चाहते हैं कि साहब हमें नौकरी नहीं मिली। भाई नौकरी पाने के काबिल तो बने आप, वो काबिलियत आपने है नहीं। हाँ, उसके अंदर बिल्कुल चूंकि बात आ गई, मैं इसको कहना चाहूंगा कि इसमें गलती बच्चों की नहीं है, इसमें गलती बच्चों के वालिदैन। बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। बच्चे के वालिदैन जब तक बच्चे की तरबियत सही नहीं करेंगे, सही माहौल नहीं बनाएंगे, बच्चा खुद ब खुद आगे नहीं आए। बच्चे के माहौल बनाने के लिए बच्चों को अच्छी तरबियत चाहिए। घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, घर में साफ सफाई होना चाहिए, घर के में पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, दीन का माहौल होना चाहिए, अच्छे बोलचाल का माहौल होना चाहिए। आदाब जिंदगी, जिंदगी के जो आदाब है उनसे वाकफियत होना चाहिए। उठने के आदाब, बैठने के आदाब, माँ बाप से बात करने के आदाब, घर में आए हुए मेहमान से बात करने का आदाब, बाजार के आदाब, कई आदाब है। कितने घरों में है ये, हम इस तरफ ध्यान देते ही नहीं है। तो यकीनन ये हमारी खुद की कमियां हैं। मैं तो इस चीज को चाहता हूँ, मैं तो इस चीज को जानता हूँ कि हम सरकार के ऊपर चाहे कितने ही इल्जाम लगाएं, लेकिन कमी हमारे में है। अभी रिलीजन इशू की हम बात करें, धार्मिक मसाइल की, तो चलो वो तो चल रहा है, लेकिन एक मुस्लिम समुदाय में बिरादरीवाद, वो ज्यादा इस वक्त ज्यादा घातक साबित हो रहा है। आपके देखो आपके पिछले वाले वीडियो में मैंने कुरान के हवाले से एक बात कही। जी। कुरान का क्या हद, आपके आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल मैंने आपको बताया था, हाँ उनका जो आखिरी खुतबा था, जी। उस आखिरी खुतबे में उन्होंने यही कहा था कि आज मैं कालों का गोरों से, अमीरों का गरीबों से, इसका उससे, यानी जात बिरादरी सबको उन्होंने अपने कदमों के तले रोंदने के लिए कहा। हमारे यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। कलमा तैयबा के मानने वालों में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। कुरान में भी कहीं इसका जिक्र नहीं है कि कोई ये जुला है या वो है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हम समझे तब ना, हम तो कहते हैं कि सब जुलाहे ऊंचे हैं, सैयद ऊंचे खानदान के हैं, ये रंगरेज नीचे है, ये हमारी खुद की जहनियत है। इस चीज को खत्म करना होगा। बिरादरीवाद की तो एक समस्या तो है ही, लेकिन बिरादरीवाद में आजकल लोगों का ये इशू हो जाता है कि कौन शादियों में या दिखावे में ज्यादा खर्चा करे। जो ज्यादा खर्चा करता है उसकी जात को ज्यादा बड़ा माना जाता है। यही बदअक्ली है जी। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम शादी ब्याहों में लाखों करोड़ रुपए खर्च कर फिजूल देते खर्ची। हैं। फिजूल खर्ची में आता है ये कि हमें पैसे का उपयोग क्या होना चाहिए या नहीं मालूम। ये जो दौलत हम कमाते हैं, खून पसीने की हमारी जो कमाइयां होती हैं, उस कमाई को किस तरीके से रखें, उस दौलत को किस तरीके से रखें, उस पैसे को किस तरीके से करें। बेस्ट यूज ऑफ द मनी, दौलत का सबसे अच्छा उपयोग एक अच्छा तरबियत याफ्ता, एक अच्छा पढ़ा लिखा मुसलमान ही कर सकता है। और मैं कह रहा हूँ मुसलमानों से अच्छा और कोई जानता ही नहीं है कि पैसे की अहमियत क्या है। हमारे कुरान ने, हमारे हदीस ने, हमारे नबियों ने इसके बारे में बहुत कुछ जिक्र आया है। उन्होंने बहुत बताया कि पैसा जो है वो बिगाड़ का सबसे बड़ा साधन है, बशर्ते क्या उसका गैर तरीके से उसका इस्तेमाल। तो हमें खुद को सीखना होगा कि पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से होना चाहिए। देखते हैं हम कि बिरादरीबाजी के अंदर आज 10,000 आदमियों का खाना हो रहा है, 6,000 आदमियों का खाना करके बच्चे बच्चे पढ़े लिखे न हो, लेकिन वो अपनी शान के लिए उधर मरे जा रहे हैं। यही हमारे पिछड़ेपन का कारण है। नहीं, अभी मुसलमानों को लेकर अगर हम रिलीजन इशू की बात करें, तो धार्मिक भेदभाव के पीछे मुसलमान अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं भारत के अंदर। तो उसको किस तरीके से समझाया जा सकता है? देखिए, ये तो वोटों की राजनीति है। असल में एक सियासी पार्टी जो इस वक्त हमारे हिंदुस्तान पर राज कर रही है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि मुसलमानों को बुरा भला कह के हिंदुओं को संगठित करो। और कुछ जो लोग हैं इस भावना में बह भी जाते हैं, ये गलत है। और इसी वजह से मुसलमान यहाँ पर असुरक्षित भी समझने लगा। आज जो हम मुस्लिम महलों से बाहर नहीं निकल पाए, अपनी कॉलोनियां नहीं बसा पाए, उसका भी सबसे बड़ा कारण है कि माहौल बहुत संवेदनशील हो रहा है, जिसकी वजह से कभी भी कहीं भी कोई भी चिंगारी हो सकती है। और मुसलमान इसलिए भी असुरक्षित है कि कई दंगों में ऐसा देखा गया है कि जो मुस्लिम अलग थलग रहते थे उनको पहले मारा गया, जलाया गया, काटा गया। कई उदाहरण है, इस वजह से असुरक्षित समझते हैं।
हाँ, अगर सरकार सही तरीके से काम करे, वो चाहे सरकार कोई सी भी हो, इंसानियत के पैमाने को सामने रखते वो काम करे, मानव सेवा के पैमाने पर काम करे, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मुसलमान आगे भी बढ़ेगा, शिक्षित भी होगा और पैसा भी कमाएगा। मौजूदा दौर में जो मुसलमान अपने आप को कमजोर समझ रहा है भारत के अंदर, क्या उसकी सबसे बड़ी कमी मुस्लिम लीडरशिप की कमी है? क्योंकि मुसलमानों के पास कोई लीडर ही नहीं है ऐसा मजबूत। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आज के दौर में आप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ढूंढना चाहते हैं, नहीं मिले। वक्त करवटें बदल रहा है और इस वक्त की करवटें बदलने में अक्सर जो आजकल देखा जा रहा है कि सारी दुनिया, सारे आवाम जो ज्यादातर लोग पैसे के पीछे दौड़े चले आ रहे हैं कि दौलत कहाँ से आती है। एक मैं छोटा सा आपको चूंकि एग्जाम्पल बता देना चाहता हूँ कि ज्यादातर पार्षद जो गरीबी में या किसी में इलेक्शन लड़ते हैं, फिर जब वो 5 साल निकाल लेते हैं, फिर आप उनका जायजा लीजिएगा। मैं ये मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, और किसी को भी ले लीजिएगा, सियासत में पैसे की लूट होती है, ये बिल्कुल साफ जाहिर। इसमें मैं बिल्कुल कहते कोई शक व शुबा की बात नहीं है कि सियासत में पैसे की लूट होती है और पैसे की लूट से वो हमारे मुल्क को कमजोर करते हैं और खुद को चाहे वो कितना ही बड़ा बना ले, कितना ही दौलतमंद बना ले, लेकिन हमारा मुल्क जो है उससे पीछे जाता ही जाता है। तो ये लीडरशिप है, ये लीडरशिप होनी चाहिए खिदमत खल्क के लिए, मानव सेवा के लिए, इंसानियत के लिए। लेकिन ये लीडरशिप आजकल हो गई है दिखावे के लिए, पैसा बनाने के लिए, अपने वोटों को पालने के लिए। अभी कुछ सेकुलर पार्टी बोलती हैं कि हमारी पार्टी में जो मुस्लिम है उनमें से एक लीडर बनेगा, और कमाल की बात तो ये भी है कि कई लोग कहते हैं कि मुस्लिम पार्टी अपनी क़यादत बनाओ, लेकिन हिंदुस्तान में कोई एक मुस्लिम क़यादत नहीं है, वो भी कई हैं। तो कुल मिला के हमारे जिम्मेदार भी एक नहीं हो पा रहे हैं, तो वो मुसलमानों को एक कैसे कर पाएंगे? भाई वही है ना, देखिए, न तो हमारी तरबियत सही है, न हमारे पास तालीम है, न हमारे पास सलाहियत है, न हमारे में सियासी बेदारी है। सियासी बेदारी बहुत ज्यादा जरूरी। बिल्कुल, सियासी बेदारी के लिए मैंने कहा था, जब हालात ऐसे चल रहे हैं तो इस हालात में एक काम बहुत अच्छा हो सकता है, जो मैं कई दफा कहता आया हूँ, कहता रहूंगा, कि हमें हमारी लगाम हाथ में लेना चाहिए। लेकिन कहाँ ले सकते हैं? जहां पर हमारी चले। से फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्षदों के इलेक्शन होते हैं लेकिन वो इलाके जहां पर मुस्लिम ही जीतेगा, तो यकीनन किसी ऐसी सियासत के लोगों को वोट दे जिस सियासत के ऊपर से भी कमान अपने हाथ में हो, वो जो भी फैसला ले मुस्लिम हित पहले दे। तो हम यहाँ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि जहाँ 100% मुस्लिम है, मोर देन 60% मुस्लिम है, मोर देन 50% मुस्लिम है, या वो मुस्लिम जहां पर मुस्लिम जीत के आ सकता है, तो वहां पर ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए जिसकी लगाम किसी एक अच्छे मुस्लिम का मामले में। आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि AIM एक ऐसी जो नेशनल लेवल पे अपने लगाम हाथ में रखती है, लेकिन AIM को सिर्फ वहीं वोट देना चाहिए जहां पर 100% मुस्लिम वो मजबूत हो। वो मजबूत। दूसरी रहा, अगर AIM ये काम शुरू कर दे कि वो वहां वोट कटवा पार्टी बढ़ जाए, तो ये बहुत गलत बात होगी। जहां पर उनके वोटर ही नहीं है, जहां पर वो जीत ही नहीं सकते हैं, वहां उन्हें खड़ा नहीं होना चाहिए, वोटों को खराब नहीं करना चाहिए। यकीनन आज की तारीख में मुसलमानों का झुकाव एक यूनिटी की तरफ है, यूनाइटेड होने की तरफ है, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में भी आप कह सकते हैं या सेकुलर पार्टियों के पक्ष में भी कह सकते हैं। किसी न किसी तरीके से हमें जो मुस्लिम दुश्मन पार्टी जमाते हैं, जो मुसलमानों को कभी अहमियत नहीं देती, वो बरसर इक़्तिदार नहीं आना चाहिए। ये अगर है कि बीजेपी को हराने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, करना चाहिए, लेकिन जहां पर हमारी क़यादत आगे आ सकती हो, जिसके 100% चांसेस हो, वहां पर हमारी क़यादत को बैठना। आपकी ये बात हमें पसंद आई कि जिस एरिया में जिस पार्टी का भी मुस्लिम मजबूत हो, आप उसी को मजबूत कीजिए, किसी एक पार्टी के मुस्लिम को मजबूत ना कीजिए। जो जीतने के लायक हो उसके साथ खड़े हो जाए। बिल्कुल। लेकिन बड़े अफसोस के साथ करना पड़ा, मुझे बिहार का पहले वाला विधानसभा इलेक्शन याद आ गया कि 5 जीत के आए थे, 4 टूट के चले गए। ये सब क्या है? ये सब धन बल का खेल है। आज का मुसलमान बिकाऊ भी हो गया है, माफ करना। वो कहीं पे भी कोई पद का लालच दे दो या पैसे का लालच दे दो, फौरन डुलर। हमें ऐसे लोगों को भी आगे नहीं हिलाना चाहिए जिससे ये उम्मीद हो कि आगे जाके हमें धोखा दे सकते हैं। एक आदर्शवादी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आदर्शवादी के साथ साथ उसके कुछ न कुछ जिंदगी के उसूल होने चाहिए। उसूल पसंद हो, बिकने वाला ना। शुक्रिया मुजाहिद साहब, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी सैयद मुजाहिद अली नकवी साहब। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।